नेक्स्ट में आज हेडिंग डालते हैं डेनिस। डेनिस यही करवाना है, ठीक है। जो डेनमार्क के लोग हैं वो क्या कहलाते हैं, वो डेनिस कहलाते हैं। दिख रहा है किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं सबको? चलिए फिर डेनिस या डेनमार्क, ये छोटा सा टॉपिक है, कभी कभार क्वेश्चन उठता है, ज़्यादा नहीं उठता। तो अगर सबसे पहले बात करें तो 1616 में स्टेबल हुई डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, बनी डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। ये क्रिएट हुई 1616 में, ठीक है। और उस टाइम यहाँ पे रूल था किंग क्रिस्टन फोर्थ का। डेनमार्क में रूल कर रहा था किंग क्रिस्टन फोर्थ, क्लियर। 1620 में इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री को व्यापारिक कोठी कहते थे भी। 1620 में इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री तमिलनाडु के त्रंकोबार में डाली, ठीक है। ये तमिलनाडु में था भाई, तमिलनाडु आज का जो तमिलनाडु है उसमें स्थान है त्रंकोबार। यहाँ इन्होंने 1620 में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री स्टेबल की। नेक्स्ट बात करें तो जो तेंजोर है यहाँ का, तेंजोर का रूलर या राजा या शासक था उस टाइम, उसका नाम था रघुनाथ नायक। रघुनाथ नायक या नायक, ठीक है। मतलब 1620 में इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री त्रंकोबार में डाली तेंजोर के रूलर रघुनाथ राव से या रघुनाथ नायक से परमिशन लेकर के। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हुआ कि 1616 में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेबल हुई। उस टाइम डेनमार्क का राजा था किंग क्रिस्टियन फोर्थ। 1620 में इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री त्रंकोबार तमिलनाडु में स्टेबल की। वहाँ के जो स्थानीय रूलर था तेंजोर का रघुनाथ नायक, उससे परमिशन लेकर के। अब अगर बात करें तो इंडिया में फर्स्ट डेनिस गवर्नर जो बन के आया, या इन कंपनी का इंडिया में फर्स्ट डेनिस गवर्नर कोई बता सकता है कौन था भाई? कैप्टन क्रैब। क्लियर हो गया? 1676 में 1676 में इन्होंने श्री रामपुर जिसको आजकल बोला जाता है से रामपुर बंगाल में अपना या डेनिस कंपनी का क्या बनाया, हेडक्वार्टर या मुख्यालय बनाया। मतलब 1676 में जो से रामपुर है बंगाल का, वो क्या बन गया, वो डेनिस कंपनी का हेड ऑफिस या मुख्यालय बन गया। क्लियर हो गया? 1676 में देखिए 1616 में ये आए थे, 1676 में इनका जो हेड ऑफिस या जहां से ये अपना पूरा काम करते थे वो क्या बन गया, वो बंगाल का से रामपुर बन गया। क्लियर हुआ? ठीक है। अब याद रखना डेनिस कंपनी का जो ट्रेड था वो सिर्फ चाइना तक ही लिमिट था उसका, मतलब चाइना तक ही सीमित था। ठीक है, कि डेनिस कंपनी का जो व्यापार था, ट्रेड था, वो ओनली चाइना तक ही सीमित था। क्लियर? और क्योंकि ये व्यापार में ज़्यादा नहीं बढ़ पाए तो 1845 में डेनिस कंपनी इन्होंने किसको बेच दी, ब्रिटिशर, अंग्रेज़ों को बेच दी, सोल्ड कर दी।
कि 1645 में ब्रिटिशर ने इनके सारे कंपनी को एक्वायर कर लिया या खरीद लिया। क्लियर हुआ? अब अगर बोला जाए इनका छोटा सा या ये इससे ज़्यादा जीके रिलेट नहीं करता, अब डेनिस कंपनी ज़्यादा क्यों नहीं कामयाब हो भाई? क्योंकि डेनिस कंपनी का इंडिया में व्यापार से ज़्यादा किसकी ओर ध्यान था? अपने मिशनरी कार्यों की ओर ध्यान था, इसलिए ये ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाई कि इन्होंने व्यापार से ज़्यादा किसको महत्व दिया? अपनी मिशनरी कार्य क्रियाकलाप को ज़्यादा दिया, इसलिए डेनिस कंपनी यहाँ पे ज़्यादा क्या नहीं हो पाई? कामयाब नहीं हो पाई। एक बार अगर दोबारा से देखें फटाफट, 1616 में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टेबल हुई। उस टाइम डेनमार्क का राजा था क्रिस्टियन फोर्थ। 1620 में इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री त्रिंकोबार तमिलनाडु में, वहां तेंजोर के स्थानीय रूलर रघुनाथ नायक से परमिशन लेकर स्टेबल की। इंडिया में फर्स्ट डेनिस गवर्नर जो बन के आया वो था कैप्टन क्रेप। 1676 में डेनिस कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर बना लिया सेरामपुर को, ठीक है। और इनका जो ट्रेड था वो चाइना तक ही सीमित था। और 1845 में इन्होंने अपनी पूरी की पूरी अथॉरिटी या पावर ऑफ बॉटनी किसको दे दी? ब्रिटिशर को दे दी। यानी कि अपने सारे ट्रेड या कंपनी किसको बेच दी? ब्रिटिशर को बेच दी। और इसका मेन कारण था कि इन्होंने ट्रेड से ज़्यादा किस पे ध्यान दिया? मिशनरी क्रियाकलाप पे या मिशनरी एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया था। क्लियर? ईसाई धर्म को फैलाने वाले मिशनरीज थे, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए फिर इसके बाद हेडिंग डालिए फ्रांसीसी। इंडिया में सबसे लास्ट में आने वाले कौन थे? फ्रांसीसी या फ्रेंच कंपनी। आप लिख सकते हो फ्रांसीसी कंपनी। देखिए यूरोपियन कंपनीज में जो सबसे लास्ट में इंडिया आई वो थी फ्रेंच कंपनी या फ्रांसीसी। यूरोपियन कंपनीज में सबसे लास्ट में इंडिया आने वाली जो कंपनी थी वो थी फ्रेंच कंपनी। क्लियर? 1664 में जब फ्रांस का राजा था लुई 14th। क्लियर? कि 1664 में लुई 14वें के टाइम इसका एक कैबिनेट या मंत्री था जिसका नाम था कोलबर्ट। इसने फ्रेंच कंपनी स्टेबल की जिसका नाम था कंपनी देश एंड से ओरिएंटल्स। इनसे ओरिएंटल, ठीक है। ये फ्रेंच का गवर्नमेंट उपक्रम था, यानी कि ये क्या था? ये सरकारी थी, गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब व्यापारियों ने नहीं बनाई थी। यूरोपियन कंपनी इंडिया में सबसे लास्ट, यूरोपियन कंपनीज में फ्रेंच कंपनी इंडिया में सबसे लास्ट में आई 1664 में, जब लुईस 14वां वहाँ का राजा था। तो कैबिनेट था कोलबर्ट। उसने क्या एक सरकारी उपक्रम बनाया, कंपनी देश एंड से ओरिएंटल्स। क्लियर? ये फ्रेंच की सरकारी कंपनी थी। क्लियर? और इसको क्या दिया? ईस्ट में व्यापार करने का परमिट दिया। और इसी के चलते 1668 में 1668 में सूरत में इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री स्टेबल की। 1668 में सूरत में फ्रेंच ने अपनी फर्स्ट फ्रांसीसी फैक्ट्री स्टेबल की। क्लियर? और ये फैक्ट्री लगाई फ्रांसिस कैरो के नियंत्रण में, ठीक है। इस फैक्ट्री को स्टेबल करवाने वाला कौन था? फ्रांस का फ्रांसिस कैरो।
इसके बाद इसके एक साल बाद 1669 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी सेकंड फैक्ट्री स्टेबल की। सिक्सटीन 1669 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने सेकंड फैक्ट्री लगाई और ये फैक्ट्री लगवाई किसके नियंत्रण में लगी? मरकरा के, फ्रांसीसी मरकरा के। मतलब पहली फैक्ट्री किसके नियंत्रण में लगी थी? फ्रांसिस कैरो। और सेकंड फैक्ट्री लगी थी मरकरा का। ठीक है, मरकरा। क्लियर हो गया यहां तक? आगे आइए। सिक्सटीन 1672 में 1672 में क्या हुआ? एडमिरल डेला 1672 में एडमिरल डेला ने जो गोलकुंडा का रूलर था या गोलकुंडा का जो शासक था उससे सन थोमे छीन लिया। मतलब सन थोमे पर किसने कब्जा कर लिया? फ्रांसीसियों ने। और अपने को पता है सन थोमे फ्रांसीसी बस्ती बन गई थी, टाउनशिप थी इंडिया में। हाँ, लास्ट तक रही थी। इसे इरेज कर दो, लिख लिया यहां से। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो क्लियर करवा लो। लास्ट वाला देखिए, 1669 में मसूलीपट्टनम में उन्होंने सेकंड फैक्ट्री डाली। ठीक है, उस फैक्ट्री किसके नियंत्रण में लगी थी? वहां पे काम करवाने वाला कौन था? मरकरा। ठीक है, 1672 में एडमिरल डेला, ये फ्रांसीसी था, ये इंडिया में आया और उसने क्या किया? गोलकुंडा का जो राजा था, जो भी था, उससे क्या छीन लिया? वहां की एक जगह थी सेंट थोमी, उस पर अपना अधिकार कर लिया। मतलब अटैक किया और ये छीन लिया। और बाद में यहां पे क्या? फ्रांसीसी बस्ती बसा दी। चलिए इसके बाद आते हैं 1673, एक साल बाद, आफ्टर 1 ईयर 1763, यहां पे आया फ्रैंको मॉर्टिन। नाम सुना होगा, फ्रैंको मॉर्टिन। मच्छर मारने वाला मॉर्टिन नहीं है, ये इसका नाम है फ्रैंको मॉर्टिन। क्लियर हुआ? फ्रैंको मॉर्टिन। इसने क्या किया? विल कॉन्टपुर, ये जगह का नाम है विल कॉन्टपुर। ठीक है, यहां का सूबेदार था शेर खान लोधी। ठीक है, 1673 में फ्रैंको मॉर्टिन आया, फ्रांसीसी फ्रैंको मॉर्टिन। वो मिला विल कॉन्टपुर के सूबेदार जिसका नाम था शेर खान लोधी। क्लियर? और शेर खान लोधी से फ्रैंको मॉर्टिन ने एक गांव पट्टे पे लिया या प्राप्त किया जिसका नाम था परदुरचेरी। बात करते हैं परदुरचेरी। ठीक है, और इसी ने 1674 में इस जगह को एक नया नाम दिया पांडुचेरी। ठीक है, आज का पांडुचेरी। ठीक है, पांडिचेरी। 1674 में यहां पे क्या किया? अपनी बस्ती बसाई और उसको नाम दिया पांडिचेरी 1674 में। और फर्स्ट गवर्नर कौन बना? फ्रैंको मॉर्टिन। अब अगर पूछा जाए कि पांडुचेरी का फर्स्ट गवर्नर, फ्रेंच गवर्नर फ्रैंको मॉर्टिन, और अगर पूछा जाए फाउंडर ऑफ द पांडुचेरी, पांडुचेरी की स्थापना करने वाला, तो भी कौन है? फ्रैंको मॉर्टिन। क्लियर हुआ? 1693 में पांडुचेरी पर डचेस ने कब्जा कर लिया, याद रखना। 1693 में पांडुचेरी पे किसने कब्जा कर लिया? डचेस ने कब्जा कर लिया। और इसके 4 साल बाद 1697 में डचेस और फ्रांसीसियों के बीच एक ट्रीटी हुई, एक संधि हुई जिसे बोला जाता है ट्रीटी ऑफ
ट्रीटी ऑफ रिजविक, ट्रीटी ऑफ रिजविक। और इसी संधि के तहत डचेस ने पांडुचेरी वापस किसको लौटा दिया? फ्रांसीसियों को लौटा दिया। याद रखना, पूछा जाता है फाउंडर ऑफ पांडुचेरी फ्रैंको मार्टिन, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पांडुचेरी फ्रैंको मार्टिन। ठीक है, डचेस ने छीनने के बाद किस संधि के तहत पांडुचेरी वापस डचेस फ्रांसिस को लौटा दिया था? ट्रीटी ऑफ रिजविक के द्वारा। क्लियर। और जब ये लौटा दिया गया तो इसके 4 साल बाद 1701 में 1701 में फ्रांसीसियों ने पांडुचेरी को क्या बना दिया? अपना हेड ऑफिस बना लिया। मतलब अब फ्रांसिस का मुख्यालय क्या था? पांडुचेरी। और यहाँ पे इन्होंने एक फोर्ट या किले का निर्माण किया जिसका नाम था फोर्ट लुई। फोर्ट लुई का निर्माण किया, किलाबंदी करनी स्टार्ट कर दी। क्लियर हुआ? अगर थोड़ा सा पीछे चले और बात करें बंगाल की, तो 1764 में 1674 में बंगाल का सूबेदार था शाइस्ता खां। कौन था? शाइस्ता खां। शाइस्ता खां। क्लियर। 1674 में बंगाल का सूबेदार था शाइस्ता खां। फ्रांसीसियों ने शाइस्ता खां से एक जगह पट्टे पर ली या इससे एक जगह प्राप्त की शाइस्ता खां से, और उस जगह पर 1690 से 92 के बीच एक फ्रेंच बस्ती या टाउनशिप बसा दी और उसको नाम दिया चंद्रनगर। चंद्रनगर। यानी कि 1674 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से जगह प्राप्त करके 1690-92 के बीच इन्होंने किसकी स्थापना कर दी? चंद्रनगर की स्थापना कर दी, और बाद में चंद्रनगर की किलेबंदी कर ली। क्लियर। और जो चंद्रनगर का फोर्ट था वो कहलाता था गुस्टावुस फोर्ट। उसे क्या कहते थे? गुस्टावुस फोर्ट। चंद्रनगर फोर्ट को बंगाल में यहीं से तो गड़बड़ी स्टार्ट हुई थी, चंद्रनगर और कोलकाता से। सिराजुद्दौला पढ़ा ना आपने? सिराजुद्दौला उस टाइम। क्लियर हो गया क्या यहां तक? 1720 में जो फ्रांसीसी कंपनी थी उसमें से कुछ कमियां निकाली गई और इसे दोबारा स्टेबल किया गया। मतलब अगर पूछा जाए फ्रांसीसी कंपनी को कब दोबारा बनाया गया था? 1720 में फ्रांस कंपनी का पुनर्निर्माण किया गया था। क्लियर। 1721 में इन्होंने मॉरिशस को जीत लिया। फ्रेंच ने मॉरिशस पर अधिकार कर लिया। 1725 में मालाबार पर, और 1739 में इन्होंने कोरिकल को जीत लिया या कोरिकल पर अधिकार कर लिया। तो स्टार्टिंग में जो फ्रेंच कंपनी थी इसका वर्क था ओनली, क्या काम था? ट्रेड करना, यानी कि व्यापार करना। ठीक है। लेकिन यहां पे फ्रेंच गवर्नर बन के आया, आपने नाम सुना होगा, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। सुना है नाम या नहीं सुना? ओके, ठीक है। तो यहां पे एक गवर्नर बन के आया जिसका नाम था डुप्ले। ठीक है, यहां पे फ्रेंच गवर्नर बन के आया डुप्ले, और डुप्ले के आने के बाद ये कंपनी ट्रेड के साथ साथ किस में इंटरेस्टेड हो गई? इंडियन पॉलिटी में भी। मतलब इन्होंने भारतीय राजनीति में भी क्या करना स्टार्ट कर दिया? हिस्सेदारी लेनी, सक्रिय हो गई है। मतलब इंडियन पॉलिटी में इंटरेस्टेड हो गई है, इंडियन राजनीति में भी आ गए। हाँ, ठीक है। और इसी के चलते क्या हुआ? फ्रेंच एंड ब्रिटिशर के बीच क्या हुए? युद्ध हुए।
क्योंकि दोनों ही इंडिया पे क्या करना चाहते थे, अधिकार करना चाहते थे। तो इसी के चलते फ्रेंच और ब्रिटिशर में क्या हुए, युद्ध हुए, जिन्हें अपने कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। आगे पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। क्लियर हुआ? अब अगर पूछा जाए कि इनके बीच में ये युद्ध क्यों हुए, ये युद्ध क्यों हुए, तो याद रखना एक स्टेट है कर्नाटक, या जिसको आप बोलते हो कर्नाटक। क्लियर? कर्नाटक पर अधिकार करने के लिए फ्रेंच और ब्रिटिशर के बीच में युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक वॉर के नाम से जानते हैं। और ये लगभग कितने साल तक चले थे, 20 ईयर्स तक, 20 साल तक चले थे। याद रखना लगभग कितने साल तक हुए थे, 20 साल तक। क्लियर? अब मोस्टली फ्रेंच और ब्रिटिशर के बीच में दो पार्ट में आ जाते हैं अपने। एक तो आ गया अपना कर्नाटक, और दूसरा आ गया हैदराबाद। दक्कन में अगर बात करें तो कौन सा है, हैदराबाद, और कोरोमंडल में बात करें तो कर्नाटक। ये दोनों थे, इन दोनों के अंदर विवाद चला, और विवाद में फ्रेंच और ब्रिटिशर के आपस में वॉर हुए, जिन्हें कर्नाटक वॉर के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो याद रखना कर्नाटक की जो कैपिटल थी वो थी, उसका नाम था आरकट या आरकुट, और जो हैदराबाद का सूबेदार था उसका नाम था सादुल्ला खां। सादुल्ला खां जो वहां पे रूल करता था हैदराबाद में। क्लियर? हैदराबाद का निजाम सादुल्ला खां, और कर्नाटक की कैपिटल कौन सी आ गई, आरकोट। अब यहां से कर्नाटक और हैदराबाद की जो पॉलिटिक्स थी उसमें पार्टिसिपेट किया किसने, डुप्ले ने या फ्रेंच ने, और उसी के चलते क्या हुआ, वो ब्रिटिशर उनके अगेंस्ट आ गए और इनमें क्या हुआ, युद्ध हुआ। इनके बीच में 3 युद्ध हुए, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, कर्नाटक वॉर के नाम से जाना जाता है। तो अपने पढ़ते हैं, हेडिंग डालिए, फर्स्ट कर्नाटक वॉर, पहला कर्नाटका युद्ध। फर्स्ट कर्नाटक वॉर, पहला कर्नाटका युद्ध। टाइम था इसका 1746 से 1748। ठीक है? अगर पूछा जाए उस टाइम का तत्कालिक कारण क्या था, क्या कारण था जिसके कारण ये युद्ध हुआ, ठीक है, तत्कालिक कारण पूछे कि करंट का क्या रीजन था जिसके कारण इनका युद्ध हुआ। ठीक है? तो याद रखना, जो ब्रिटिशर, एक था ब्रिटिशर कैप्टन था बर्नेट, एक ब्रिटिशर कैप्टन था बर्नेट। इसने क्या किया, इसने एक फ्रेंच शिप पर, फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया था, जिसके चलते विवाद हुआ, और यह विवाद किस में बदल गया, वॉर में बदल गया। ठीक है? तत्कालिक कारण पूछा जाता तो ब्रिटिशर कैप्टन बर्नेट के द्वारा फ्रेंच शिप पर अधिकार करना। ठीक है? वैसे याद रखना, इसका जो मेन कारण था वो था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध। सक्सीड वॉर ऑफ ऑस्ट्रिया। क्लियर? मेन रीजन था या मेन कारण था इसका ऑस्ट्रिया। अगर पूछा जाए कि कर्नाटका का पहला युद्ध किससे प्रभावित था, तो याद रखना ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी। ठीक है? सक्सेसर जो वॉर हुआ था उसके से ये रिलेटेड था। क्लियर? और उसके चलते यहाँ पे क्या घटना हुई इंडिया में, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ का जो ब्रिटिश कैप्टन था बर्नेट, उसने फ्रेंच शिप पर क्या कर लिया था, अधिकार। ये तो पहले ही लड़ रहे थे ऑस्ट्रेलिया के मामले में, गुस्सा तो पहले ही दोनों तरफ से था, और इस घटना ने आग में घी का काम किया। जैसे युद्ध स्टार्ट हुआ तो याद रखना, जो फ्रेंच गवर्नर था, क्या नाम था उसका, डुप्ले। ठीक है?
फ्रेंच गवर्नर डुप्ले ने क्या किया, डुप्ले ने जो मॉरिशस का गवर्नर था, फ्रेंच गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर ला बुर्दने क्लियर, डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर ला बुर्दने की हेल्प से क्या किया, मद्रास का जो गवर्नर था, मद्रास का जो ब्रिटिश गवर्नर था, मद्रास का गवर्नर या कैप्टन, ठीक है, जो मद्रास का ब्रिटिश गवर्नर था मोर्स, उसको सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। मतलब डुप्ले ने मॉरिशस गवर्नर लॉ बुर्दने की मदद से मद्रास पे अटैक किया और वहां के जो गवर्नर था, कौन था, मोर्स, उसने क्या किया, डुप्ले के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया, भाई हम नहीं लड़ना चाहते, हम अपनी हार मानते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। और इधर क्या हुआ, 1748 में ट्रीटी ऑफ सेपेल हुई, ऑक्सिस लॉ सेपेल की संधि हुई, जिसे बोला जाता है ऑक्स लॉ सेपेल की संधि। ये ट्रीटी हुई किसमें, यूरोपीय कंट्रीज में। ऑक्सस लॉ सेपेल की संधि हुई किसमें, यूरोपीय देशों के बीच। और उसी के साथ क्या हुआ, ये ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी जो युद्ध था वो रुक गया, जिसके चलते यहां भी क्या हो गया, युद्ध, भारत में भी ये क्या हो गया, युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के चलते यूरोपीय कंट्रीज में क्या हुआ, ट्रीटी हो गई, युद्ध विराम हो गया, जिसके चलते भारत में भी 1748 में क्या हो गया, ये युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, लेकिन याद रखना इस युद्ध के चलते भारत में फ्रांसीसी कंपनी की क्या हो गई, प्रतिष्ठा बढ़ी थी। ठीक है, उसकी पावर बढ़ गई थी क्योंकि उसने ब्रिटिशर को हरा दिया था। क्लियर हो गया। तो याद रखना पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच में हुआ। ब्रिटिश कैप्टन तत्कालीन कारण था भारत में इसका होने का, बर्नेट के द्वारा फ्रेंच शिप को अगवा कर लेना या उस पर अधिकार का कब्जा कर लेना। तो डुप्ले ने मॉरिशस गवर्नर ला बुर्देन की सहायता से मद्रास के गवर्नर मोर्स को सरेंडर करने पर क्या कर दिया, बाध्य कर दिया। और इस युद्ध से फर्स्ट वॉर ऑफ कर्नाटक से क्या हुआ था, फ्रेंचिस कंपनी की भारत में बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ी थी, उसका सम्मान बड़ा था। क्लियर हुआ। हेडिंग डालिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, सेकंड कर्नाटक वॉर। सेकंड कर्नाटक वॉर, द्वितीय कर्नाटका युद्ध। मैं इसमें आपको ज़्यादा नहीं करवा रहा, मैं वही करवा रहा हूँ जो कंपनी से रिलेटेड है। ठीक है, बाकी आगे जब हिस्ट्री पढ़ते जाएंगे तो उसमें सारा कुछ आता जाएगा। क्लियर। तो सेकंड कर्नाटक वॉर लिखिए ये कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकारी युद्ध का परिणाम था। कर्नाटक और हैदराबाद का जो उत्तराधिकारी युद्ध था उसका परिणाम था, ये उसका परिणाम था। इसका टाइम पीरियड था 1749 से 1754, 49 से 54 तक चला था ये कर्नाटक और हैदराबाद का। क्लियर हुआ। अब देखिए हुआ क्या, 1748 में 1748 में जो नवाब था जिसका नाम था निजाम ऑफ मुल्क आसफ जहां, निजाम उल मुल्क आसफ जहां, इसकी डेथ हो गई। और इसकी डेथ होते ही क्या चल पड़ा, उत्तराधिकारी या सक्सेसिव वॉर चल पड़ा, या उत्तराधिकारी युद्ध एक तरह से स्टार्ट हो गया। कहां पे, कर्नाटक और हैदराबाद में। अब याद रखना यहां पे 2 पर्सन निकल के आते हैं, मैं इसको हटा दूं क्या एक बार,
चलिए, एक था अनवरदीन। अनवरदीन, क्लियर हुआ? जब अपने बंगाल, हैदराबाद, न्यू स्टेट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे ना, राइज ऑफ न्यू स्टेट ऑफ इंडिया, भारत में नवीन राज्यों का उदय पढ़ेंगे, इसके बाद जो चैप्टर आएगा उसमें डिटेल में आएगा। अभी यहाँ कोई आपको दिक्कत आ रही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार उतार लेना, ठीक है, कुछ कुछ समझ आएगा। जैसे ही अपने न्यू स्टेट पढ़ेंगे ना, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मामला क्या था, क्योंकि मैं आपको हैदराबाद अलग से पढ़ाऊंगा, मैं आपको बंगाल अलग से पढ़ाऊंगा, अवध पढ़ाऊंगा, क्लियर हो गया? अपने सारे अलग से पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, अनवरुद्दीन था और दूसरी तरफ था चांदा साहब। ये आसफ जहां का बहनोई था, याद रखना। चांदा साहब कौन था? आसफ जहां का बहनोई था। तो जैसे युद्ध, ये दो पार्ट निकल के आए, मतलब उत्तराधिकारी युद्ध में दो पार्टियां बन गई, एक पार्टी अनवरुद्दीन की और दूसरी पार्टी चांदा साहब की, क्लियर? अनवरुद्दीन को जो हेल्प थी वो ब्रिटिशर की थी और चांदा साहब को जो हेल्प थी वो फ्रांसिस की थी। मतलब अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर और चांदा साहब को सपोर्ट कर रहे थे फ्रांसीसी। क्लियर हो गया? और आपको पता है इस टाइम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले था। फ्रांसीसी जो गवर्नर था वो डुप्ले था, ठीक है। और इसी सक्सेसर के चलते हुए 1749 में इनके बीच युद्ध हुआ जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ अंबर। बैटल ऑफ अंबर, अंबर का युद्ध। अब अगर मैं पूछूं कि बैटल ऑफ अंबर किस किस के बीच में हुआ था? अनवरुद्दीन और चांदा साहब के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अनवरुद्दीन और चांदा साहब के बीच में हुआ था, क्लियर? और अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर और चांदा साहब को सपोर्ट कर रहा था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले या फ्रांस कंपनी। क्लियर हो गया? और इस युद्ध में कौन जीते? चांदा साहब जीत गया। इसमें कौन जीता? चांदा साहब। और चांदा साहब ने जीतने के बाद क्या किया? अनवरुद्दीन का मर्डर कर दिया। अनवरुद्दीन का क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। और नेक्स्ट नवाब कौन बन गया? चांदा साहब। नेक्स्ट नवाब ऑफ कर्नाटक या कर्नाटक का अगला रूलर कौन हो गया? चांदा साहब। अब आगे अगर इससे थोड़ा सा और आगे जाएं तो चांदा साहब हैदराबाद का जो था या चांदा साहब का एक सपोर्टर था वो था मुजफ्फर जंग। वो था मुजफ्फर जंग, ठीक है। और अनवरुद्दीन का एक सपोर्टर और था जिसका नाम था नासिर जंग। नासिर जंग, मेन जड़ तो यही थी, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। क्लियर हुआ? अब इस पे थोड़ा सा समझाते हैं क्योंकि मैंने पहले नहीं बताया। तो याद रखना, जैसे आसिफ खान की डेथ हुई, पीछे आसिफ खान था ना, आसिफ खान की जैसे डेथ हुई तो आसिफ खान का पुत्र जिसका नाम था नासिर जंग किसकी सपोर्ट से? अनवरुद्दीन की सपोर्ट से कहां बैठा? अगला नवाब बना। बात समझ में आई? अब आपको समझ में आ रहा है कि मामला क्या था। कि जैसे ही आसिफ खान, निजामुल मुल्क आसिफ खान की डेथ हुई, उसका पुत्र क्या नाम था? नासिर जंग, वो अगला नवाब बना। लेकिन क्या हुआ? मुजफ्फर जंग ने इस बात का क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। ये उसका भतीजा था, उसने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। और इसके सपोर्ट में कौन आ गया? चांदा साहब। और इसकी सपोर्ट में कौन आ गया? अनवरुद्दीन। और दोनों के बीच में युद्ध हुआ बैटल ऑफ अंबर। ये इसको सपोर्ट था ब्रिटिशर का और इसको सपोर्ट था फ्रांसिस का। जब ये युद्ध हुआ तो क्या हुआ? इस युद्ध में चांदा साहब जीत गया और चांदा साहब ने क्या किया? अनवरुद्दीन का मर्डर कर दिया और खुद कर्नाटक का क्या बन गया? नवाब, ठीक है। हैदराबाद का नवाब कौन बना? नासिर जंग था। तो याद रखना 1750 में चांदा साहब ने नासिर जंग का भी क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। नासिर जंग का भी क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। और वहां पे अगला रूलर किसे बना दिया? मुजफ्फर जंग को अगला रूलर बना दिया। क्लियर हो गया? समझ में आया? ठीक है। मुजफ्फर
जंग, यानी कि दक्कन का सूबेदार अब कौन हो गया था? मुजफ्फर जंग। दक्कन में हैदराबाद आता ना, तो हैदराबाद का नया जो नवाब था वो था मुजफ्फर जंग। देखिए इससे, क्योंकि इसमें चांदा साहब जीत गया, चांदा साहब को सपोर्ट किसका था? फ्रांसिस को। तो याद रखना फ्रांसिस को बड़ा फायदा हुआ। तो याद रखना इस युद्ध के चलते या इस कर्नाटक वॉर के चलते क्या हुआ? फ्रांसिस कंपनी टॉप पर पहुंच गई, मतलब इनकी पावर अब टॉप पे थी। डुप्ले के टाइम फ्रांसीसी कंपनी अपने चरम पर थी। क्लियर? अब चांदा साहब ने इनको कितने रुपए दिए? 20 लाख रुपए फ्रांसीसी कंपनी को दिए। ठीक है, उसके अलावा एक जागीर भी इनको दी, एक जागीर भी फ्रांसीसी कंपनी को दिया। ठीक है, और क्या किया? मसूलीपट्टनम जो शहर था, जो मसूलीपट्टनम शहर था वो किसको दे दिया? वो फ्रांसिस को दे दिया, वो फ्रांसिस को एज ए गिफ्ट कर दिया। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया क्या सारा, या रिपीट करूं? ओके, हटा दो इस चीज को। अब जैसे ही कौन मरा? अनूरुद्दीन मरा, और उसके बाद किसका मर्डर हुआ? चांदा साहब ने किसका? नासिर जंग का मर्डर कर दिया। तो अनूरुद्दीन का एक बेटा था, अनूरुद्दीन का बेटा था जिसका नाम था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। ठीक है, जैसे ही अनूरुद्दीन का मर्डर हुआ तो मोहम्मद अली ने किससे हेल्प मांगी? ब्रिटिशर से हेल्प मांगी, अंग्रेजों से सहायता मांगी। और मोहम्मद अली ने क्या किया? अंग्रेजों के पास त्रिचनापल्ली जो दुर्ग था या किला था, फोर्ट था, उसमें जाकर के क्या किया? शरण ली। समझे कि अनूरुद्दीन के मर्डर के बाद मोहम्मद अली पे अटैक किया गया, इसको भी मारने आया चांदा साहब। तो ये वहां से भागा और कहां चला गया? त्रिचनापल्ली दुर्ग में। वो किसके अंडर में था? अंग्रेजों के। और अंग्रेजों से क्या मांगी? मदद मांगी, अंग्रेजों से मदद मांगी। अब देखिए चांदा साहब इसके पीछे था, और चांदा साहब के साथ कौन थे? फ्रांसीसी गवर्नर था या फ्रांसीसी थे। तो इन्होंने जाके क्या किया? इस त्रिचनापल्ली दुर्ग को घेर लिया, मतलब इसका घेरा डाल लिया, जिसके अंदर कौन था? अनूरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली था। और डिमांड की भी इसको हमारे अंडर कर दो, सरेंडर करवा दो इसका हमारे। क्लियर? लेकिन यहां पे जो ब्रिटिशर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। इस दुर्ग की जो बागडोर थी वो किसके अंडर थी? क्लाइव के अंडर। और क्लाइव अंग्रेजों में सबसे तेज था, याद रखना। रियल फाउंडर यही था एक टाइप से, वास्तविक शक्ति इसी ने बनाया था स्टार्टिंग में। इसने चाल चली, इसको पता था कि चांदा साहब और फ्रेंचिस जो सेना है वो हरा देगी ब्रिटिशर को। तो इसने क्या किया? इसने अपनी एक टुकड़ी को कहां भेज दिया? कर्नाटक की कैपिटल आरकुट। क्लियर? आरकट या आरकट। कर्नाटक की कैपिटल कौन सी थी? आरकट। इसने क्या किया? एक टुकड़ी भेज दी, कहां? आरकूट पे अटैक करवा दिया। अब किस पे अटैक हो गया? कैपिटल पर। कैपिटल पर अटैक हो गया तो क्या हुआ कि जैसे ही पता चला कि कैपिटल पर अटैक हो गया तो फ्रांसीसी सेना, ज्यादातर फ्रांसीसी सेना और कुछ और सेना कहां चली गई? कैपिटल की हिफाजत के लिए या उसको बचाने के लिए वहां चली गई। अब पीछे क्या हुआ? इनकी शक्ति दो पार्ट में बंट गई। इसने तो थोड़ी सी सेना भेजी थी, नाम मात्र की, बस अटैक करवाया था और कुछ नहीं, कि थोड़ा सा अटैक करना और वापस भागाना। इन्होंने ऐसे ही किया, अटैक किया, अटैक करके वापस आ गए। और जब इनको समाचार मिला कि अटैक हो गया किस पे? कैपिटल पे, तो ये भागे वापस कहां? कैपिटल पे। फ्रांसीसी सेना उधर चली गई, चांदा साहब यहां रह गया कि मैं यहां संभालता हूं, आप वहां जाओ भाई। और क्या हुआ? अब युद्ध हुआ। क्लियर? किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव और चांदा साहब के बीच में। तो याद रखना यहां पर जो बची हुई फ्रेंच सेना थी और जो चांदा साहब थे वो युद्ध में क्या हो गए? हार गए। वो युद्ध में हार गए। क्लियर? चांदा साहब को अरेस्ट करके इनका क्या कर दिया गया? मर्डर कर दिया गया।
चांदा साहब को अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद इनका क्या कर दिया गया, इनकी हत्या कर दी गई या इनका मर्डर कर दिया गया। और यहाँ पे जैसे ही ये हारे तो क्या हुआ, फ्रेंच की बड़ी बदनामी हुई। और मैंने कहा ये गवर्नमेंट उपक्रम था, मतलब ये गवर्नमेंट कंपनी थी, तो सरकार को अपनी बड़ी बेइज्जती लगी और उन्होंने क्या किया, डुप्ले को वापस कहाँ बुला लिया, फ्रांस बुला लिया। की जगह फ्रांस का नया गवर्नर यहाँ पे भेजा गया, उस गवर्नर का नाम था गवर्नर गोडेव। मतलब अब इंडिया में फ्रेंच का नया गवर्नर कौन बन गया, न्यू गवर्नर ऑफ फ्रेंच कौन हो गया, गोडेहू। क्लियर हुआ? ठीक है। अब याद अगर पूछा जाए कि सेकंड कर्नाटक वॉर का एंड कैसे हुआ, एंड ऑफ द सेकंड कर्नाटक वॉर, तो इसका एंड हुआ था ट्रीटी ऑफ पांडुचेरी। ट्रीटी ऑफ पांडुचेरी, पांडुचेरी की संधि के साथ इसका क्या हुआ था, अंत हुआ था 1755 में, 1755 में, 1755 में। समझ में आ गया? मतलब ब्रिटिशर ने, रॉबर्ट क्लाइव ने बड़े ही चालाकी से क्या किया, फ्रेंच पावर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और फिर इन्हें हरा दिया। उसके बाद लिखिए थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1757 से 63 तक ना, ये यूरोप के शपथवर्षीय 7 इयर्स वॉर था ना जो, उससे उसका नतीजा था। ठीक है, यूरोप के 7 वर्षीय युद्ध का नतीजा था, 7 इयर्स वॉर का रिजल्ट था ये, 7 इयर्स वॉर का रिजल्ट था। ठीक है, इंडिया में तत्कालिक कारण क्या था उस टाइम में, इंडिया में ऐसे क्या घटना हुई, तो याद रखना जो रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव ने अपने अंडर एक बंदा था जिसका नाम था एडमिरल वॉटसन। वॉटसन, उसको ऑर्डर दिया और उसने क्या किया, चंद्रनगर, समझते हो ना, चंद्रनगर तो पता ही है, फ्रांसिस टाउनशिप थी, फ्रांसीसियों की बस्ती थी, या फ्रांसीसियों के जो फैक्ट्री थी वो चंद्रनगर में ही थी मेन। ठीक है, हेड ऑफिस था चंद्रनगर, किनका, फ्रांसीसियों का। तो रॉबर्ट क्लाइव के कहने पर क्या किया, एडमिरल वॉटसन ने क्या किया, चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। किस पर कब्जा कर लिया, चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया, जिसके चलते क्या हुआ, ब्रिटिश और फ्रांसिस में युद्ध हुआ। क्लियर हुआ? और सबसे पहले क्या हुआ 1757 में, 1757 में आपको पता है ब्रिटिश ने एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम था बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। और इसी के द्वारा इन्होंने क्या कर लिया था, एक तरह से डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली किस पे कब्जा कर गए थे, बंगाल पे। तो याद रखना, जहां फ्रेंच के पास ट्रेड था थोड़ा बहुत और बाकी सारी सुविधाएं कहां से आ रही थी, फ्रांस से, मतलब संसाधन खुद के नहीं थे, वो फ्रांस से आ रहे थे। जबकि ब्रिटिशर ने क्या किया, ब्रिटिश ने बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल पे कब्जा किया और बंगाल से इनको क्या मिला, पैसा प्लस पावर मिली। ठीक है, एक तो खुद की पावर थी प्लस बंगाल के नवाबों की पावर भी तो साथ में जुड़ गई, उनकी सेना भी तो थी। तो क्या किया, अगर पूछा जाए कि थर्ड कर्नाटक बैटल में अंग्रेजों की जीत गई या अंग्रेजों के जीतने का मेन कारण क्या था, तो बंगाल था, कि बंगाल के संसाधनों का प्रयोग करके उन्होंने फ्रेंच को हरा दिया था। हाँ, भारत का स्वर्ग बोला जाता है किसको, बंगाल को। ठीक है, 22 जनवरी 1760 1760 एक युद्ध हुआ जिसका नाम था बैटल ऑफ वाड़ीवास।
बैटल ऑफ वाडिवास, वाडिवास का युद्ध ये किस किस के बीच में हुआ? ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, याद रखना, अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो फ्रेंच गवर्नर था इस टाइम, जो फ्रेंच गवर्नर था कैंट डे लाली, सॉरी कैंट डे लाली, आप इसको लाली भी लिख सकते हो, कि फ्रेंच गवर्नर था राली, और इधर कौन था भाई? ब्रिटिशर का था सर आयर कुड, सर आयर कुड। इन दोनों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? बैटल ऑफ वाडिवास हुआ, जिसमें कौन जीत गए? अंग्रेज जीत गए थे, ठीक है। फ्रेंच आर्मी चीफ था, जो फ्रेंच आर्मी चीफ था बुस्सी, उसको ब्रिटिशर ने अरेस्ट कर लिया था। तो सर आयरकुड ने क्या किया? बुस्सी को अरेस्ट कर लिया, और लाली कहां भाग गया? पांडुचेरी भाग गया। कहां जाके शरण ली इसने? ये भाग के पांडुचेरी भाग गया, ठीक है। और बाद में इसने क्या किया? मद्रास को जीतने की कोशिश की। मतलब पहले ये पांडुचेरी भाग गया और उसके बाद में अपनी सेना को एकत्रित किया और किस पे अटैक किया? मद्रास पे, कि मद्रास को जीतने की कोशिश की, लेकिन ये जीत नहीं पाया। और बाद में जब अंग्रेजों ने इसका पीछा किया तो 16 जनवरी 1761 को, 16 जनवरी 1761 को लाली ने क्या किया? अंग्रेजी सेना के आगे सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। इस पे फ्रांस सरकार बड़ी क्रोधित हुई और उसने लाली को क्या किया? फ्रांस वापस बुला लिया, और लाली पे क्या चलाया गया? मुकदमा चलाया गया वहां पे। किसने? फ्रांसीसी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया, और इसी के चलते लाली को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई वहां पे। मतलब जब इसने सरेंडर कर दिया तो इससे फ्रांस सरकार बड़ी नाराज हुई, लाली को वापस फ्रांस बुलाया और वहां पे इस पे मुकदमा चला के इसको क्या कर दिया? फांसी दे दी गई। क्लियर? अगर पूछा जाए कि तीसरे कर्नाटक युद्ध का एंड कैसे हुआ तो लिख लीजिए, ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस 1763 में क्या हुआ था? पेरिस की संधि हुई थी, पेरिस का शांति समझौता, पीस ऑफ पेरिस, पेरिस का शांति समझौता या पेरिस की संधि के साथ ही क्या हो गया? यह युद्ध खत्म हो गया और ब्रिटेन ने फ्रांस को वापस लौटा दिए, जीते हुए क्षेत्र वापस लौटा दिए, चंद्रनगर सहित सारे के सारे जितना भी ब्रिटेन ने फ्रांसीसियों का कब्जा किया था वो सारे वापस लौटा दिए। लेकिन शर्त रखी कि फ्रांस क्या नहीं करेगा? अब किलेबंदी नहीं करेगा, किसी भी स्थान की किलेबंदी नहीं करेगा। और इसी के साथ भारत में, इंडिया में फ्रांसीसी कंपनी का क्या हो गया? पतन हो गया, एक टाइप से खत्म हो गया। और ईस्ट के अंदर मेन पावर कौन बन गई? या इंडिया के अंदर अंग्रेज सबसे मेन पावर या सुपर पावर के रूप में सामने आए। क्लियर हो गया? ये हो गया अपने भारत में यूरोपियों का आगमन, एडवेंचर ऑफ यूरोपियन कंपनीज या यूरोपियंस। ठीक है, आगे हेडिंग डाल के छोड़ लीजिए, राइज ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया, भारत में नवीन राज्यों का उदय।